Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 10 geography. It is chapter 4 and the name of the chapter is agriculture. So let's proceed. So in this chapter आप पढ़ने वाले हो agriculture और agriculture से related topic के बारे में. आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी कंट्री की एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जहाँ पे कैश क्रॉप, फूड क्रॉप और कई तरह के रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं. जो बहुत तरह तरह की फार्मिंग हमारे कंट्री में होती है. जैसे जैसे हमारी कंट्री की जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, सोशो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस है, चेंज होती गई, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जैसे जैसे आते रहा, वैसे वैसे हमारा फार्मिंग का मेथड भी चेंज होता रहा. हम सब्सिस्टेंस से कमर्शियल फार्मिंग की तरफ जाने लग गए. तो कई तरह की फार्मिंग हमारी होती है, जैसे कि प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. ये बहुत ही पुरानी तरह की फार्मिंग है. ये आज भी हमारे कंट्री में कुछ पार्ट्स में किया जाता है. एक ये छोटे से लैंड के टुकड़े में किया जाता है. पुराने टूल्स इसमें यूज़ होते हैं और फैमिली और कम्युनिटी लेबर से इसमें काम चला लिया जाता है. ये डेडिकेशन के लिए आपकी मानसून पे डिपेंड करती है और ये काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट के पे डिपेंड होती है. ये इन्वायरमेंट की कंडीशन पे, सॉइल की फर्टिलिटी पे बहुत हद तक डिपेंड करती है. इसके अलावा इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है? ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी होता है. इसको क्या होता है, आप एक छोटे से लैंड के टुकड़े में खेती करने जाते हो तो पहले आप जंगल को जलाते हो, उसके राख को सॉइल में मिलाते हो, उसकी फर्टिलिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है सॉइल की. फिर वहाँ पे आप खेती करते हो, तब तक खेती करते हो जब तक उस सॉइल की फर्टिलिटी कम नहीं होती. जैसे ही फर्टिलिटी कम होने लगती है आप उसको छोड़ देते हो और कहीं और शिफ्ट हो जाते हो और उस दूसरी जगह पे जाते हो, जंगल को फिर से जलाते हो, फिर से उसके राख को सॉइल में मिलाते हो और खेती करते हो. तो ये जो शिफ्टिंग कर करके, बर्न कर करके जो एग्रीकल्चर किया जाता है उसे कहा जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. तो इस एग्रीकल्चर में एक्चुअली प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि हम इसमें फर्टिलाइजर या मॉडर्न टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे होते. इसको आप झूम कल्टीवेशन कहते हो आसाम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे जगहों पे. और इसको पामलू कहा जाता है मणिपुर में और दीपा कहा जाता है बस्तर, छत्तीसगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है. और अंडमान निकोबार में भी इसको दीपा कह के बुलाया जाता है. तो ये जो एग्रीकल्चर सिस्टम है ना, प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्री फार्मिंग सिस्टम, ये आपका देश, अपने ही देश में नहीं होता, विदेशों में भी होता है. इसको मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में, और कोनोकाओ कहा जाता है वेनेजुला में, रोका ब्राजील में, मोसोल कहा जाता है सेंट्रल अफ्रीका में, लद्दाख इंडोनेशिया में और रे कहा जाता है वियतनाम में. तो ये दूसरे कंट्रीज में भी इस तरह की एग्रीकल्चर सिस्टम फॉलो की जाती है. तो ये अपने कंट्री में और भी कई जगहों पे होता है और अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि बेवार या दहिया एमपी में, पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में, पामा डाबी कहा जाता है या कोमान कहा जाता है या ब्रिंगा कहा जाता है उड़ीसा में, कुमारी वेस्टर्न घाट में, वलरे या वल्ट्रे कहा जाता है साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, खेल कहा जाता है हिमालयन रीजन में, कुरुआ कहा जाता है झारखंड में और झूमिंग कहा जाता है इसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में. तो इस तरह से इस एग्रीकल्चर के बहुत ही सारे नाम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में इसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है और ये देश के साथ साथ विदेशों में भी होता है. अब हम दूसरे टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ेंगे, वो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. ये उस एरिया में होता है जहाँ की पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है. ये एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, काफ़ी लेबर लगते हैं. थोड़ा हम इसमें बायोकेमिकल इनपुट्स, मैन्योर, इरिगेशन भी यूज़ करते हैं ताकि थोड़ा सा प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज की जा सके. मगर यहाँ पे भी लैंड होल्डिंग का जो साइज है ना वो बहुत छोटा होता है. इसलिए होता है क्योंकि राइट ऑफ इनहेरिटेंस चलता है हमारे इंडिया में. उसमें क्या होता है, पापा की प्रॉपर्टी बच्चों को जाती है. तो पापा के पास 4 एकड़ लैंड है, 4 बच्चे हैं तो 1-1 एकड़ सबके पास चली जाएगी. लैंड होल्डिंग का साइज कम हो जाएगा. तो ये जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है ना, इसके कारण हमारी कंट्री का जो स्मॉल होता जा रहा है लैंड होल्डिंग का साइज, और इसके कारण इनॉर्मस बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है हमारे लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर को लेकर के. अब हम थर्ड टाइप ऑफ फार्मिंग पढ़ेंगे, वो है कमर्शियल फार्मिंग. तो कमर्शियल फार्मिंग में आप पूरे मॉडर्न इनपुट यूज़ करते हैं, HYB हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हो, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इरिगेशन फैसिलिटी सब कुछ यूज़ करते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके. तो ये जो कमर्शियलाइजेशन का लेवल है हर जगह एक जैसा नहीं है. हमारे खुद कंट्री में कहीं कोई स्टेट बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज हो गई है, कुछ कम है. जैसे पंजाब हरियाणा में राइस को एक कमर्शियल लेवल पे प्रोड्यूस किया जाता है. दूसरी तरफ उड़ीसा में ये एक सिर्फ सब्सिस्टेंस क्रॉप माना जाता है. कमर्शियल फार्मिंग का ही एक पार्ट होता है प्लांटेशन.
प्लांटेशन भी एक तरह से कमर्शियल फार्मिंग ही होती है। इसमें सिंगल क्रॉप एक बड़े से एरिया में ग्रो किया जाता है। ये एक्चुअली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच का इंटरफेस होता है। इसमें आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल लेवल पे करते हो। ये कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस है, मगर इसमें आप लेबर भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है इसमें बहुत ज़्यादा, और आप इसमें माइग्रेंट लेबर का यूज़ करते हो ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। तो किस तरह का क्रॉप होता है प्लांटेशन क्रॉप का? एग्जांपल आपका है टी, कॉफी, रबर, शुगर कैन, बनाना। ये सब आपके प्लांटेशन क्रॉप के कुछ एग्जांपल है। टी क्रॉप का तो बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन एंड प्लांटेशन होता है हमारे कंट्री में, असम एंड नॉर्थ बंगाल में, और कॉफ़ी का होता है प्लांटेशन कर्नाटका में। तो जो भी जगह पे प्लांटेशन होती है वहाँ पे गुड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मार्केट से रिलेटेड होता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो इसीलिए वहाँ पे डेवलप होना चाहिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। जितना ज़्यादा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जितना ज़्यादा मार्केट डेवलप होगा ना, उतना ही ज़्यादा प्लांटेशन को फ़ायदा होगा। इसीलिए वहाँ जो प्लांटेशन का डेवलपमेंट है वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और दूसरे मार्केट एरिया पे डिपेंड करती है। उनके डेवलपमेंट में ही प्लांटेशन का डेवलपमेंट डिपेंड करता है। तो अब हम देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सीजन के बारे में। तो हमारे कंट्री में क्रॉपिंग सीजन है ना, हमारे कंट्री में तो बहुत ही वैरायटी ऑफ फूड्स ग्रो करते हैं हम बहुत तरह तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फूड्स एंड फाइबर, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, इस तरह के कई तरह के वैरायटीज ऑफ फूड प्रोड्यूस करते हैं, और 3 सीजन्स में करते हैं, रबी सीजन, खरीफ सीजन एंड जेठ सीजन। तो सबसे पहले हम रबी सीजन देखेंगे, जो कि विंटर में स्टार्ट होता है, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में, और हार्वेस्टिंग इस क्रॉप की समर में होती है, अप्रैल और जून के समय में। तो जो मेन रबी क्रॉप्स हैं जो ग्रो किया जाता है हमारे कंट्री में, वो है व्हीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, जो कि मोस्टली नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में किया जाता है। विंटर सीजन में एक रेन आता है जो कि आता है वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन की वजह से। ये काफ़ी अच्छा होता है आपके रबी क्रॉप के लिए, और इसका सक्सेस, रबी क्रॉप का सक्सेस इस रेन पे डिपेंड होता है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया ना, तो इस रबी क्रॉप को काफ़ी हेल्प मिला और रबी क्रॉप काफ़ी ग्रो कर गया इंडिया में। अब दूसरा सीजन देखेंगे, वो है खरीफ सीजन, जो कि आपका मानसून के आते ही स्टार्ट हो जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग कर दी जाती है। तो जो मेन क्रॉप है जो खरीफ सीजन में उगाया जाता है वो है आपका पैडी यानी कि राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर जिसको अरहर भी कहते हैं, मूंग, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन। तो इस तरह से कई क्रॉप आपके खरीफ सीजन में भी ग्रो होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप खरीफ का राइस होता है, जो कि हमारे इंडिया में असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन, आप उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तमिलनाडु के कोस्टल एंड केरला, महाराष्ट्र, स्पेशली कोंकण कोस्ट में काफ़ी किया जाता है इस खेती को। साथ में बिहार और यूपी भी फेमस है आपका खरीफ क्रॉप के राइस को उगाने के लिए। पंजाब एंड हरियाणा जो पहले ज़्यादा व्हीट पे कॉन्सेंट्रेट करता था, अब आप उसको रिसेंटली देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा आपके राइस कल्टीवेशन में भी कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। असम, वेस्ट बंगाल, बिहार जैसे स्टेट में भी पैडी बहुत ही ज़्यादा होता है। इनके कंट्री में, इनके स्टेट में तो इतनी ज़्यादा होती है कि 3 क्रॉपिंग सीजन आपका राइस का ही होता है वहाँ पे। आपका वहाँ पे साल में 3 बार क्रॉपिंग राइस की होती है। मतलब एक बार राइस की क्रॉपिंग हुई, उसको काटा गया, फिर से राइस उगाया जाता है, फिर उसको काटा जाता है, फिर से राइस उगाया जाता है। इस तरह से 3 क्रॉप राइस के उगा दिए जाते हैं एक ही साल में, और उसको कहा जाता है अस, अमन एंड बोरो। ठीक है, तो जो पहला राइस का क्रॉपिंग होता है उसको कहा जाता है अस, दूसरे वाले को अमन और तीसरे वाले को बोरो कहा जाता है। तो ये आपकी ये 3 स्टेट में तो 3 सीजन्स ऑफ राइस क्रॉप देखा जाता है। अब तीसरा क्रॉपिंग सीजन देखेंगे, वो है जेठ सीजन, जो कि रबी और खरीफ सीजन के बीचों बीच पड़ता है, स्पेशली गर्मी के बीचों बीच में पड़ता है इसका सीजन। इसमें आप वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल, फॉडर क्रॉप, इस तरह की चीज़ों को उगाते हैं, और अपना बीच का जो सीजन होता है ना, उसमें फ़ायदा हो जाता है फार्मर्स को। वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से बच जाते हैं, और कुछ उनको प्रोडक्शन होने के कारण प्रॉफिट आ जाती है। खाली बैठने से अच्छा है कि जेठ सीजन में कुछ उगा करके वो अपना प्रॉफिट ले लेते हैं। कुछ क्रॉप इंडिया में ऐसे होते हैं ना जिसको साल भर खेती की जाती है। अगर वो क्रॉप आपने लगा लिया तो आप रबी सीजन, खरीफ सीजन, जेठ सीजन जैसे में अलग अलग क्रॉप नहीं ग्रो करोगे, वही क्रॉप आप पूरे साल भर ग्रो करोगे। जैसे कि शुगर केन, एक बार आपने उसकी खेती कर दी तो साल भर वो आपका चलता है।
अब हम कुछ मेजर क्रॉप के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि सबसे पहले देखेंगे राइस, जो कि इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप माना जाता है। इंडिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर चाइना। ये एक खरीफ क्रॉप है और इसको ग्रो करने के लिए टेम्परेचर आपको 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और रेनफॉल आपको 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए। कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी के कारण आखिर मतलब रेनफॉल उतना अच्छा नहीं है, फिर भी इरिगेशन फैसिलिटी के कारण वहाँ पे राइस ग्रो हो जाता है। स्पेशली नॉर्थर्न प्लेन, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल इंडिया, डेल्टिक रीजन में तो बहुत ही ज़्यादा आपका राइस का खेती होता है। कैनाल और ट्यूबवेल डेवलप हो गई है, इसलिए पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान में भी अब इसकी खेती की जा रही है। अब हम सेकेंड फूड क्रॉप के बारे में देखेंगे, वो है आपका व्हीट। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप माना जाता है और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का तो ये मेन फूड क्रॉप माना जाता है। ये एक रबी क्रॉप है और इसको ग्रो करने के लिए कूल क्लाइमेट चाहिए और ब्राइट सनलाइट चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको 50 से 75 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए, जिसका इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और वीट कल्टीवेशन में दो इम्पॉर्टेंट जोन होते हैं वीट जहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। एक तो आपका गंगा सतलज प्लेन जो नॉर्थ इंडिया में है और ब्लैक सॉइल रीजन जो डेक्कन प्लेटू में है। इन दो जगहों पे बहुत ही ज़्यादा वीट कल्टीवेशन होता है। अदर स्टेट जहाँ पे वीट कल्टीवेशन होता है वो है पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो इन जगहों पे भी आपका वीट कल्टीवेशन होता है। तो अब हम मिलेट के बारे में देखेंगे। मिलेट के अंदर आपका ज्वार, बाजरा, रागी आता है। ये इंपॉर्टेंट मिलेट क्रॉप कहलाता है। इसको कोरस ग्रेन भी कहा जाता है, काफ़ी मोटी ग्रेन मानी जाती है इसको। और इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसको खाना खाने से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी माना जाता है इसको खाना। जैसे रागी जो क्रॉप है, रागी आपका आयरन में, कैल्शियम में और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन में रिच होती है। रफेज भी इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। तो ये जो मिलेट क्रॉप है इसमें सबसे पहले तो ज्वार के बारे में देख लो। इंडिया का थर्ड इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप माना जाता है। कितना एरिया किस क्रॉप में लगाया जा रहा है इसको अगर कंपेयर करोगे तो ये ज्वार आपका थर्ड इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप माना जाता है। ये रेन फेड क्रॉप है, यानी कि आप कम जो रेनफॉल एरिया है, कम इरिगेशन फैसिलिटी है, आप उसमें भी इसको ग्रो कर सकते हो। और कई स्टेट में होता है, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे कई स्टेट में आपका ज्वार का कल्टीवेशन हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट मिलेट क्रॉप आपका बाजरा है, जो कि सैंडी सॉइल और सैलो ब्लैक सॉइल में होता है। और आपका बाजरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में होता है। रागी आपका थर्ड इंपॉर्टेंट मिलेट क्रॉप है, जो कि ड्राई रीजन में होता है। ये रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी, लूमी और सैलो ब्लैक सॉइल हर जगह हो जाता है। और इसके जो इंपॉर्टेंट स्टेट है जहाँ पे रागी प्रोडक्शन होता है वो है कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। तो अब मिलेट क्रॉप के बाद हम मेज क्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो मेज है ये फूड की तरह भी यूज़ किया जाता है और फॉडर की तरह भी यूज़ किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप माना जाता है और इसमें आपका जो कल्टीवेशन के लिए आपको जो टेम्परेचर चाहिए वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के लिए बीच में होना चाहिए। ये ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में होता है। और बिहार में ये एक्चुअली तो खरीफ क्रॉप है, मगर बिहार में इसको रबी क्रॉप के सीजन में भी ग्रो किया जाता है। और मॉडर्न इनपुट यूज़ करके, HYV सीड यूज़ करके, फर्टिलाइज़र यूज़ करके, इरिगेशन फैसिलिटी यूज़ करके हम इसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये कर्नाटका, यूपी, बिहार, आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में काफ़ी उगाया जाता है। अब हम नेक्स्ट मेजर क्रॉप देखेंगे, वो है पल्सेस। पल्सेस यानी कि दाल। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पल्सेस प्रोड्यूस किया जाता है और सबसे ज़्यादा पल्सेस कंज्यूम भी किया जाता है। यानी कि हम सबसे ज़्यादा पल्सेस प्रोड्यूस भी करते हैं, पैदा भी करते हैं और खाते भी सबसे ज़्यादा पल्सेस हम हैं। क्योंकि देखो पल्सेस ना प्रोटीन का सोर्स होता है और हमारे कंट्री में ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, वेजिटेरियंस होते हैं। तो इसीलिए पल्सेस पे बहुत डिपेंड करते हैं प्रोटीन पाने के लिए। दूसरे कंट्रीज़ में नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो आपको एनिमल प्रोडक्ट में काफ़ी प्रोटीन्स मिल जाता है, पर क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं तो हमें अपने लिए प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स चाहिए और वो होता है आपका पल्सेस। पल्सेस हमारे कंट्री में कई तरीके के पल्सेस होते हैं, जैसे तुअर दाल, जिसको अरहर दाल भी कहा जाता है, उड़द, मूंग, मसूर, पी एंड ग्राम, ऐसे कई पल्सेस हम उगाते हैं। ये आपको इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं पड़ता, ये ड्राई सीजन में भी हो जाता है। ये एक लेगुमिनस प्लांट है। तो जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं ना वो फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं सॉइल का, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इसमें होती हैं और ये आपकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देती है।
तो जब कभी भी क्रॉप रोटेशन के लिए क्रॉप लिया जाता है ना, तो लेगुमिनस प्लांट यानी पल्सेस को जरूर लिया जाता है। कई स्टेट आपकी दाल के प्रोडक्शन पल्सेस की प्रोडक्शन में अच्छी हैं, जैसे कि एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका। अब इसके बाद हम कुछ ऐसे फूड क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक्चुअली ग्रेन नहीं है। तो जैसे शुगर केन आपका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन दोनों ही जगह पे होता है और ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है, जहाँ का टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस में और रेनफॉल आपका 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। और इसका अगर आपको रेनफॉल नहीं हो रहा है तो इरिगेशन फैसिलिटी है तो भी आप शुगर केन ग्रो कर सकते हो। आप इसको हर तरह के सॉइल में ग्रो कर सकते हो। आपका ये जो शुगर केन है ये लेबर इंटेंसिव काम है, मतलब कि इसको जब आप दिखाते हो, आप बोते हो इसके, तब भी आपको लेबर की जरूरत पड़ती है और जब इसको हार्वेस्टिंग होती है, कटिंग होती है इसकी, तब भी आपको इसमें काफ़ी लेबर की जरूरत पड़ती है। इंडिया आपका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन में आफ्टर ब्राज़ील। आप शुगर केन को से गुड़ बनाने के लिए, जैगरी जिसको कहते हैं, शुगर बनाने के लिए, खांडेसरी बनाने के लिए, मोलासेस बनाने के लिए, इन सब के लिए आप शुगर केन को यूज़ करते हो। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शुगर केन होता है। अब दूसरा ऐसा फूड क्रॉप जो कि ग्रेन नहीं है वो है आपका ऑयल सीड। 2014 के डेटा के हिसाब से इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का। ग्राउंडनट को ऑयल निकालने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। चाइना के बाद हम सेकेंड नंबर पे आते हैं इसके प्रोडक्शन में। रेप सीड भी आप ऑयल निकालने के लिए यूज़ करते हो, इसके प्रोडक्शन में हम थर्ड आते हैं अब तक, कनाडा एंड चाइना। और ऑयल सीड तो हमारे कंट्री में 12% जो एरिया होता है ना जिसमें खेती की जाती है, 12% ग्रॉस क्रॉप एरिया आपका ऑयल सीड के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो काफ़ी तरह तरह के ऑयल सीड्स हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसेमम जिसको तिल भी कहा जाता है, सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड, लिनसीड, सनफ्लावर। तो इस तरह के कई सीड्स को हम यूज़ करते हैं ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए। तो ज़्यादातर जिस सीड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑयल निकालने के लिए वो एडिबल ऑयल होता है, हम इसको खाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मगर कुछ ऑयल को हम कॉस्मेटिक बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए, ऑइंटमेंट बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ग्राउंडनट जो सबसे बड़ा माना जाता है ऑयल सीड हमारे कंट्री का, वो एक खरीफ क्रॉप है और आधा से ज़्यादा जो ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग क्रॉप होता है ना वो ग्राउंडनट की उसमें खेती होती है। आधा से ज़्यादा जो ऑयल सीड निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है, वो ग्राउंडनट से हमारे कंट्री में निकाला जाता है। गुजरात हमारा लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसर माना जाता है। उसके बाद आपका राजस्थान और तमिलनाडु आता है 2015 एंड 16 के डेटा के हिसाब से। लिनसीड, मस्टर्ड सीड, तो ये भी आपका ऑयल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ये रबी क्रॉप माना जाता है। जो सेसेमम तिल होता है वो खरीफ क्रॉप माना जाता है नॉर्थ में, मगर यही तिल आपका रबी क्रॉप माना जाता है साउथ इंडिया में। कैस्टर सीड से भी आप ऑयल निकालते हो, ये आपके बोथ द सीजन, रबी सीजन, खरीफ सीजन दोनों में होता है और ऑयल निकालने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम तीसरे ऐसे फूड क्रॉप जो ग्रेन नहीं है वो करेंगे डिस्कस, वो है आपका टी, जो कि एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर माना जाता है, मतलब कि जिसकी एग्रीकल्चर प्लांटेशन वे में की जाती है। ये एक बेवरेज है, यानी कि पीने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो टी प्लांटेशन है एक्चुअली हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया। इनके आने से पहले हम टी नहीं यूज़ करते थे। तो मोस्ट ऑफ जो टी प्लांटेशन हमारे कंट्री का है ना उसके ओनर इंडियंस ही हैं और ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन में हो जाएगा। बस डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए जिसमें ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर अच्छे से होना चाहिए। इसके जो बुसेस होते हैं ना, जो टी प्लांटेशन के बुसेस होते हैं, इसको वार्म एंड मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए थ्रू आउट द ईयर। कभी इसमें फ्रोस्ट का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट डिमांड करता है और इसमें कंटिन्यूअस रेनफॉल होना चाहिए और इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उस रेनफॉल का, ताकि उनके लीव अच्छे से ग्रो कर सके। ये एक लेबर इंटेंसिव भी प्रोसेस है, ये कैपिटल इंटेंसिव भी प्रोसेस है और लेबर इंटेंसिव प्रोसेस भी है। तो इसमें आपको चीप और स्किल्ड लेबर चाहिए होता है टी प्लांटेशन करने के लिए, ठीक है। और जो ये टी प्रोसेसिंग का काम चलता है ना, उसको टी गार्डन में ही टी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा दी जाती है ताकि जो फ्रेशनेस है ना टी का उसको बरकरार रखा जा सके। बहुत सारे जगहों पे हमारे कंट्री में टी प्लांटेशन होता है, जैसे असम में, हिल ऑफ दार्जिलिंग एंड जयपालगुड़ी में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, मेघालय में, आंध्र प्रदेश में, त्रिपुरा में, ऐसी हर जगहों पे, कई जगहों पे हमारे कंट्री में टी प्लांटेशन हो रहा है। और इंडिया तो टी प्लांटेशन में सेकेंड नंबर पे आता है चाइना के बाद।
अब हम कॉफ़ी देखेंगे। कॉफ़ी में हम वर्ल्ड का 3.5% कॉफ़ी प्रोड्यूस करते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कॉफ़ी प्रोड्यूस करते हैं। अरेबिका जो ब्रांड है हमारे कंट्री का कॉफ़ी का, जो कि हमने यमन से लाया है। यमन से ये ब्रांड को, मतलब इस तरह की क्रॉप का खेती हमने यमन के तरफ से ला करके अपने देश में करना शुरू किया है। इसका डिमांड वर्ल्ड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। तो इनिशियली ये जो कॉफ़ी कल्टीवेशन है ना, ये बाबा बुडान हिल में स्टार्ट किया गया था और आज भी ये नीलगिरी हिल जो साउथ इंडिया में है वहीं पर ये कॉफ़ी कल्टीवेशन होता है, जो कि कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में पाया जाता है। अब हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप के बारे में करेंगे डिस्कस। हॉर्टिकल्चर में आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोड्यूस करते हो। 2014 के डेटा के हिसाब से इंडिया तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में, आफ्टर चाइना अगेन। और ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, हमारे कंट्री में ट्रॉपिकल फ्रूट्स एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, हर तरह के फ्रूट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट जो फेमस है हमारे कंट्री का, जैसे मैंगो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी और वेस्ट बंगाल का फेमस है। ऑरेंजेस नागपुर और चेरापूंजी जो मेघालय में है उसका फेमस है। बनाना आपका केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का फेमस है। लीची गुआवा आपका यूपी और बिहार का फेमस है। इसके अलावा पाइनएप्पल मेघालय का, ग्रेप्स आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र का, एप्पल, पियर, एप्रिकॉट और वॉलनट आपका जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश का काफ़ी फेमस है और काफ़ी डिमांड में है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंडिया आपकी वर्ल्ड की 13% वेजिटेबल को प्रोड्यूस करती है। पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ऐसी कई सब्जियां इंडिया प्रोड्यूस करती है और इंडिया का बहुत ही अच्छा पोजीशन है हॉर्टिकल्चर के फील्ड में भी। अब कुछ हम नॉन फूड क्रॉप को डिस्कस कर ले। पहला है रबर। रबर एक्चुअली एक इक्वेटोरियल फूड क्रॉप है, मगर स्पेशल कंडीशन में ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में भी हो सकता है। इसके लिए आपको मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। रेनफॉल आपको 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा और टेम्परेचर आपको 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चाहिए। ये एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। आप रबर को रबर इंडस्ट्रीज में बेच देते हो। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल ऑफ मेघालय में अच्छा रबर का कल्टीवेशन होता है। 2013 और 14 के डेटा के हिसाब से हमारा रबर के प्रोडक्शन में 4th रैंक है। तो रबर को आप काफ़ी पर्पसेस में यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो इस डायग्राम में दिखाया गया है। मोस्टली आप इसको ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स बनाने के लिए, फिर साइकिल के टायर बनाने के लिए, फुटवेयर बनाने के लिए, बेल्ट्स बनाने के लिए, ऐसे कई चीज़ों में आप अपने रबर्स को यूज़ करते हो। अब हम फाइबर क्रॉप के बारे में यूज़ करेंगे। फाइबर क्रॉप कपड़े बनाने के लिए जो यूज़ होता है। तो हमारे कंट्री में 4 इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स होते हैं, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। इसमें जो स्टार्टिंग के 3 है, कॉटन, जूट एंड हेम्प, ये तो क्रॉपिंग करके इसको उगाया जाता है। मगर सिल्क आप तो एनिमल से आपको मिलता है, सिल्क वार्म से मिलता है, इसलिए आप सिल्क वार्म की रेयरिंग करते हो, सिल्क वार्म को पालते हो ताकि आप सिल्क पा सको। तो जो हम सिल्क वार्म की रेयरिंग करते हैं ना, उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। तो सबसे पहले हम अपने इंपॉर्टेंट फाइबर कॉटन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया एक्चुअली ओरिजिनल होम है कॉटन प्लांट का। सबसे पहले कॉटन प्लांट का कल्टीवेशन इंडिया में ही होता था। ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा रॉ मटेरियल माना जाता है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन में, आफ्टर चाइना अगेन। और आपका कई जगहों पे होता है, स्पेशली ब्लैक कॉटन सॉइल जो होता है ना, वहाँ जो दक्कन प्लेटू में पाया जाता है, वहाँ पे आपकी कॉटन की खेती बहुत अच्छी होती है। इसके लिए आपको हाई टेम्परेचर, लाइट रेन और इरिगेशन भी चलेगा अगर रेन नहीं है तो, और 210 फ्रॉस्ट फ्री डे चाहिए और ब्राइटर सनलाइट चाहिए इसके ग्रोथ के लिए। ये एक खरीफ क्रॉप है जिसको ग्रो करने के लिए 6 से 8 महीने लग जाते हैं। बहुत सारे स्टेट जैसे गुजरात, एमपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश में इसकी खेती की जाती है। अब हम दूसरा फाइबर क्रॉप जो कि है जूट, ये गोल्डन फाइबर भी माना जाता है और ये आपका वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल में, जो कि फ्लड प्लेन का फर्टाइल सॉइल होता है, उसमें किया जाता है। तो फ्लड प्लेन क्या होता है, जो फ्लड्स की लाई गई मिट्टी से बनता है। तो ये सॉइल हर साल फ्लड आती है, हर साल ये नया हो जाता है, रिन्यूड हो जाता है, और इसमें इतनी फर्टाइल सॉइल में जूट का कल्टीवेशन होता है। तो इसके ग्रो करने के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, ईस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में हमारे कंट्री में ये कल्टीवेशन जूट का होता है। इसको गनी बैग बनाने के लिए, मैट बनाने के लिए, रोप बनाने के लिए, यार्न बनाने के लिए, कारपेट बनाने के लिए, ऐसे कई चीज़ों बनाने के लिए यूज़ हम करते हैं। मगर सिंथेटिक फाइबर नाइलॉन आने के कारण ना इसका डिमांड थोड़ा घट गया है, क्योंकि एक तो इसको प्रोडक्शन के कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है और दूसरा तरफ आपका नाइलन प्रोडक्ट है जो आपको चीप में मिल जाता है।
तो अब पैकिंग मटेरियल के लिए नायलॉन इसको बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन दे रहा है। अब हम इंडिया के टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म को डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि एग्रीकल्चर में बहुत ही ज़्यादा जॉब फैसिलिटी है, मगर इसमें बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की ज़रूरत है। अब देखो, इंडिया में गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी कर रखी है इरिगेशन के लिए, फिर भी आधा से ज़्यादा फार्मर हमारे मानसून पे डिपेंड होते हैं कल्टीवेशन के लिए। यानी हमें बहुत ही ज़्यादा इसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और कई फील्ड में हमें इनके रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। इसीलिए गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है और कई स्टेप्स लिया है गवर्नमेंट ने इसको रिफॉर्म करने के लिए। जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए तो कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कॉपरेशन के ऊपर हमने जोर दिया ताकि जो छोटे छोटे लैंड्स पे हम कल्टीवेशन कर रहे हैं उसको जोड़ के कल्टीवेशन कर सके और अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने में हमने काम किया जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए। फिर फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, उसमें हमने लैंड रिफॉर्म पे फोकस किया। 1960-70 में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में फोकस किया, वाइट रेवोल्यूशन में फोकस किया, ताकि हम वाइट रेवोल्यूशन मिल्क के प्रोडक्शन के लिए और ग्रीन रेवोल्यूशन फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमने नए नए टेक्निक्स को अपनाए और उसको इंट्रोड्यूस किया। तो क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन हर जगह इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया था, तो 1980-1990 में कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया, जिससे पूरे देश में एक साथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म ला सके। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने कई जैसे प्रोविजन स्टार्ट किए, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस करना शुरू किया गवर्नमेंट ने, जिससे कि अगर ड्रॉट करने के कारण या फ्लड के कारण या साइक्लोन के कारण या आग लगने के कारण या डिसीजेस के कारण, किसी भी कारण से अगर फार्मर का क्रॉप खराब होता है तो उनको इंश्योरेंस दिया जा सके। ग्रामीण बैंक इस्टेब्लिश किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी और बहुत तरह तरह के बैंक्स को इस्टेब्लिश किया ताकि चीप रेट में इनको लोन दिया जा सके, फार्मर्स को चीप लोन दिया जा सके। इसके बाद हमने किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जैसे पॉलिसीज लाए ताकि फार्मर्स को हेल्प कर सके। स्पेशल वेदर फोरकास्ट बुलेटिन स्टार्ट किया गया, एग्रीकल्चर प्रोग्राम टीवी एंड रेडियो में दिखाए गए। फोरकास्ट में बुलेटिन क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि वेदर पे हमारे क्लाइमेट्स पे हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। साथ ही गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस और रिन्यूमरेटिव प्राइस, प्रोक्यूरमेंट प्राइस, इस तरह के पॉलिसीज लाए ताकि अपने फार्मर्स को, जो मिडिल मैन होते हैं ना, उनके एक्सप्लॉयटेशन से अपने फार्मर्स को बचा सके। इसी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में ना एक भूदान एंड ग्रामदान का प्रोसेस चलता है हमारे इंडिया में। इसको एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन माना जाता है, जिसको विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। इनको गांधी जी का हेयर माना जाता है, इनको गांधी जी का उत्तराधिकारी माना जाता है। ये आपके गांधी जी के साथ कई सत्याग्रह मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर चुके थे। गांधी जी का जैसे ही डेथ होता है ना, तो गांधी जी के साथ इनका एक गांधी जी और ये दोनों ही ग्राम स्वराज के कॉन्सेप्ट में बहुत बिलीव करते थे। तो उनके डेथ के बाद उन्होंने सोचा कि गांधी जी के ग्राम स्वराज के आइडिया को फैलाया जाए, तो ये पद यात्रा पे निकलते हैं। पोचमपल्ली जगह जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं तो एक गरीब इंसान खड़ा होकर अपने लिए ज़मीन मांगता है ताकि वो अपने आप को कुछ कमा करके अपना पेट भर सके। तो उस समय वो कुछ उसको दे नहीं पाते हैं, मगर उसको एश्योरेंस देते हैं कि ठीक है, मैं गवर्नमेंट से बात करूंगा। तभी एक आदमी श्री रामचंद्र रेड्डी खड़ा हो जाता है और वो अनाउंस करता है कि मैं 80 लैंडलेस विलेजर्स को दूंगा। तो इस एक्ट को कहा जाता है भूदान। तो जब वो भूदान करता है ना, तो इस आइडिया को से विनोबा भावे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और इस इंसिडेंट को अपनी पदयात्रा की तरह में हर जगह फैलाने लगते हैं। और फिर कई जमींदार जो भूदान करने लगते हैं, कई जमींदार जो बहुत सारे विलेजेस के ओनर होते थे, उनके पास बहुत सारे गांव हुआ करते थे, बहुत सारे गांव होते थे, तो वो विलेज दान करने लगे, मतलब ग्राम दान करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो भूदान और ग्राम दान का रेवोल्यूशन हमारे कंट्री में आ गया। कुछ लोगों ने इसलिए भी दान की क्योंकि लैंड सीलिंग एक्ट आ गया था हमारे कंट्री में। गवर्नमेंट ने ये एक्ट स्टार्ट कर दिया था, जिसके थ्रू ये कहा गया था कि कुछ लिमिट के बाद अगर आप लैंड रखोगे तो उसको गवर्नमेंट ले लेगा। तो इस डर से कि गवर्नमेंट अगर हमारे पास ज़्यादा रहेगा तो वैसे ही गवर्नमेंट ले लेगा, इस डर से भी कई लोग भूदान और ग्रामदान में सहयोग देने लगते हैं। और इस तरह से भूदान और ग्रामदान का रेवोल्यूशन, ब्लडलेस रेवोल्यूशन हमारे कंट्री में विनोबा भावे स्टार्ट करते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हमारे कंट्री में लेकर आता है।
अब हम कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर हमारे नेशनल इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में कितना है देखेंगे। तो देखो एग्रीकल्चर हमारे कंट्री का डेफिनेटली बैकबोन है, पर इसका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है 1951 से कम होता जा रहा है। 2010 एंड 2011 में सिर्फ 52% एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर से थे, और जो जीडीपी आपकी है ये काफ़ी डिक्रीज हो रही है। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत वरीड है कि क्यों जीडीपी एग्रीकल्चर का शेयर कम हो रहा है, इसीलिए वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का काम कर रही है। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी स्टैब्लिश करा है गवर्नमेंट ने। उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वेटरनरी सर्विस जानवरों के लिए, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर जानवरों के लिए, हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को डेवलप करने के लिए, और ऐसे कई रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम मेट्रोलॉजी और वेदर फोरकास्टिंग में, इस तरह के कई प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है ताकि एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा सके और उसका शेयर जीडीपी में इंक्रीज किया जा सके। देखो बहुत सारे चैलेंजेस है हमारे फार्मर्स के पास, उसको भी हम डिस्कस कर ले। सबसे पहला चैलेंज तो देखो हम ग्लोबलाइजेशन आ गया है, अब इंटरनेशनल कंपटीशन बहुत ही टफ पड़ रहा है हमारे फार्मर्स के लिए, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कम है। पहले फर्टिलाइजर की सब्सिडी फार्मर्स को मिला करती थी, अब वो भी खत्म हो गया है, तो इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का इंक्रीज हो गया है। फिर आपका इतना ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज़ हटा दी गई है ना ग्लोबलाइजेशन के कारण, जिसके कारण हमारे फार्मर्स को इतना नुकसान हो रहा है कि वो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले सोचने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का वो हम देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर का के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का। इससे पहले एक टॉपिक फूड सिक्योरिटी का भी है आपकी बुक में, पर उसको सीबीएसई ने कट कर दिया है, सो वी विल नॉट डिस्कस दैट। तो अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन एग्रीकल्चर। तो ग्लोबलाइजेशन ऐसा कुछ नया प्रोसेस नहीं है, ये आपका कॉलोनलाइजेशन पीरियड, जब ब्रिटिश रूल चलता था तब से हमारे कंट्री में ग्लोबलाइजेशन है। तो साउथ इंडिया में, जैसे कि साउथ इंडिया पहले भी स्पाइसेस को की प्रोडक्शन में फेमस थी, और आज भी यहाँ के स्पाइसेस एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो जो कॉटन टेक्सटाइल बेल्ट था वो हमारे कंट्री का इतना अच्छा डेवलप था, उसको देख करके ब्रिटिश हमारे कंट्री में आए। हमारे कॉटन, गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन को ले करके अपने कंट्री के मैनचेस्टर, लिवरपूल में बहुत सारी कॉटन इंडस्ट्री को उन्होंने डेवलप कर लिया। तो ये ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन मतलब कि अपनी इकोनॉमी को खोल दो, फॉरेनर्स के लिए अपनी इकोनॉमी को खोल दो। तो एक्चुअली ब्रिटिश पीरियड में ही हमारी इकोनॉमी खुल चुकी थी फॉरेनर्स के लिए। ठीक है, जो चंपारण मूवमेंट किया गया था, इंडिगो फार्मर्स ने किया था, जिसमें इंडिगो फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि वो इंडिगो ग्रो करे, ताकि इंडिगो से कलरिंग की जाती थी उनके कॉटन टेक्सटाइल्स पे और दूसरे टेक्सटाइल्स पे। तो ये ग्लोबलाइजेशन का प्रॉब्लम, और ग्लोबलाइजेशन हमारे कंट्री में पास्ट में भी थे। मगर क्या होता है, इंडिपेंडेंस के बाद हम कुछ समय के लिए अपने मार्केट को फॉरेनर्स के लिए बंद कर देते हैं, मगर 1990 में दोबारा हम अपना इकोनॉमी फॉरेन ट्रेड के लिए खोल देते हैं, और इसके कारण हमारे फार्मर्स को बहुत ही चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि हालांकि हम बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, राइस में, कॉटन में, रबर में, टी में, कॉटन, कॉफ़ी प्रोडक्शन, जूट प्रोडक्शन, स्पाइसेस प्रोडक्शन, इन सभी में हम टॉप 5 में आते हैं, पर फिर भी हम कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं फॉरेन कंपटीशन से, क्योंकि वहाँ की जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो चीप हो जाता है, सस्ता हो जाता है, और हमारा प्रोडक्ट उतना थोड़ा सा उनके कंपेरेटिवली हार्ड हो जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो हमारे मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स को हेल्प करें, और ताकि वो उन लोगों से कॉम्पीट कर सके। देखो जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उससे हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की काफ़ी कोशिश की, मगर ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हुआ। ये जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किया गया, पानी का लेवल कम हो गया, और बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी का डेथ हो गया। तो एक्चुअली ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ ए कॉन्ट्रोवर्शियल इशू कि वो अच्छा था कि गंदा था। अब एक नया टर्म आता है जीनी रेवोल्यूशन। जीनी रिवोल्यूशन जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में करता है बात, जो कि कहता है कि नए नए अच्छे हाइब्रिड क्वालिटी ऑफ सीड्स को प्रोड्यूस किया जाए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात आजकल बहुत होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, आप प्रोडक्शन करते हो, केमिकल यूज़ नहीं करते हो, और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा होती है। तो आप इसका कंक्लूजन क्या है कि इतना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन का, और हमारी कंट्री की देखो लैंड होल्डिंग बहुत ही छोटी है। 833 मिलियन लोग आपके एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, और 250 मिलियन हेक्टेयर लैंड आपके पास है, यानी पर हेड ½ एकड़ भी नहीं आता है किसी के पास।
तो अब क्या करना चाहिए फार्मर को सीरियल क्रॉप नहीं ग्रो करके हाई वैल्यू क्रॉप को ग्रो करना चाहिए। इससे क्या होगा, हाई वैल्यू क्रॉप जब आप ग्रो करते हो ना तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा इनकम आता है। और आप इसमें क्या ग्रो करते हो, ये जो इसमें आप फ्रूट्स ग्रो करते हो तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली क्रॉप माना जाता है। इसमें कई फ्रूट्स, वेजिटेबल, डीजल क्रॉप जैसे जतरूपा या जजोबा इसको ग्रो किया जाता है, जिसमें ज़्यादा पानी भी नहीं लगता। जैसे राइस एंड शुगर केन में लगता है ना, उतना ज़्यादा लगता भी नहीं और इनकम भी बहुत अच्छी आती है। तो ये अपने फार्मर के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लैंड होल्डिंग छोटी है और बहुत सीरियल क्रॉप ग्रो करके बर्डन को ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं मिलता और इन्वायरमेंट पे भी बर्डन पड़ता है। इससे अच्छा हमें हाई वैल्यू क्रॉप की तरह शिफ्ट हो जाना चाहिए। और तो इंडिया में तो वैसे भी बहुत अच्छा डाइवर्स क्लाइमेट है, बहुत तरह तरह के क्लाइमेट है, तो हम बहुत ही वैरायटी ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं और इसके थ्रू हम थोड़ा सा इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन को कम कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपका इतना ही है। आई होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब MP Social View। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।